तो गाइस पेपर 1 में क्योंकि हमें स्टार्टिंग से सारी चीज़ों को करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड हमने स्टार्ट किया था अभी 2-3 दिन पहले हम क्लास में बैठे थे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो हमारा यूनिट नंबर 1 है, जो हमारा पहला इकाई है, उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। आज के क्लास में भी हम यूनिट 1 के बारे में बात करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता, ये बेसिकली क्या है और इसमें किस तरह की बातें हैं, तो उसको लेकर के आज का हमारा जो क्लास है वो रहेगा। तो गाइस टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी थी लास्ट क्लास में। बेसिकली जो इसकी बुनियादी बातें हैं, जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, जो डेफिनेशन का हमारा पोर्शन है, वो सब तो मैंने आपको बताया था कि टीचिंग क्या होता है और इससे किस प्रकार से लर्नर जो है वो बेनिफिटेड होते हैं, उनको लाभ होता है। ये सारी बातें हमने की थी। आज के क्लास में मैं आपको बेंजामिन ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है ना। तो गाइस टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता, इट मींस कि टीचिंग को एज अ स्किल हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। टीचिंग क्या है गाइस? टीचिंग एक स्किल है, तो इसको हमें डेवलप करना है। तो इसको डेवलप कैसे हम कर सकते हैं इन अ बेटर वे, तो उसी को लेकर के ये पूरा यूनिट है। तो ये जो टॉपिक है ना, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी यानी ब्लूम का वर्गीकरण, ये बेसिकली शिक्षण के उद्देश्यों पे बेस्ड है। यानी जो हमारा एजुकेशन है, जो हमारा टीचिंग लर्निंग है, शिक्षण अधिगम है, उसके जो भी उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति कैसे हो। हम जब क्लास करते हैं या टीचिंग कराते हैं या लर्निंग करते हैं, तो उसका क्या होता है गाइस? उद्देश्य होता है, यानी उसका पर्पस होता है। लर्निंग का क्या है? कोई ना कोई पर्पस है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है। तो उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए बेंजामिन ब्लूम, जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने 1956 में एक बुक लिखी थी, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऐसा करके उन्होंने एक बुक लिखा था, एक पुस्तक लिखा था। और इस पुस्तक में उन्होंने बताया था कि हम लोग कैसे एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, एक बेहतरीन शिक्षक हो सकते हैं। तो उसको लेकर के गाइस इन्होंने 3 पक्ष बताया कि किसी भी छात्र में ये 3 डोमेन होता है, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो कोग्निटिव डोमेन क्या होता है गाइस? ये जो 3 पक्ष उन्होंने 3 पक्षों के बारे में उन्होंने बात की है। तो कोग्निटिव का मतलब क्या होता है? संज्ञानात्मक पक्ष, है ना। और आपका अफेक्टिव डोमेन मतलब भावात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन मतलब मनोक्रियात्मक पक्ष। तो ये 3 अलग अलग गाइस डोमेन है। इन तीनों डोमेन को जो है बेंजामिन ब्लूम ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। जस्ट अ सेकंड। जैसे मान लीजिए गाइस कि हमारा मान लीजिए कि कोग्निटिव डोमेन है, तो कोग्निटिव डोमेन का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी आपका नॉलेज, आपको कितना ज्ञान है, आपकी परिपक्वता कैसी है, आपका इंटेलेक्चुअल स्किल, इंटेलेक्चुअल लेवल, आपका बौद्धिक क्षमता, दैट इज कोग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है। तो आपका मैच्योरिटी यानी आपको किसी विषय के बारे में कितनी जानकारी है ना, वो बहुत मायने रखती है कि आप कैसे किसी नए विषय को समझेंगे। तो दैट इज कोग्निटिव डोमेन। ऐसे ही एक होता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन मतलब भावात्मक पक्ष, यानी आपका इमोशन, आपका एटीट्यूड, आपका भाव, आप किस चीज को वैल्यू करते हो, आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये सारी चीजें हमारी किस में आती है? अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक पक्ष में। ठीक है। और तीसरा है गाइस साइकोमोटर डोमेन यानी मनोक्रियात्मक पक्ष, यानी आपका काम करने का तरीका, द वे यू वर्क। हम सभी के काम करने के तरीके में अंतर होता है, डिफरेंसेस होते हैं। हम सभी का काम करने का जो तौर तरीका है वो कभी एक जैसा नहीं होता, वो क्या होता है? वेरी करता है। मेरे काम करने का तरीका अलग हो सकता है, आपका अलग, किसी और का अलग हो सकता है ना। तो हम सभी का गाइस जो काम करने का तरीका है, जो साइकोमोटर डोमेन है, वो क्या करता है? वो वेरी करता है फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज साइकोमोटर डोमेन। यानी उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मनोक्रियात्मक पक्ष। ठीक है। तो मनोक्रियात्मक पक्ष जो है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके थ्रू क्या है कि आपको काम करना पता लगता है, वही कि हमें काम कैसे करना है। कोई भी काम है, कोई असाइनमेंट है या कुछ भी कार्य है, तो ये 3 डोमेन होता है, ये हम सभी में प्रेजेंट है। एक आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका विज्ञान, आपकी समझ, आपकी परिपक्वता, मैच्योरिटी, वो आपका कोग्निटिव डोमेन के अंदर आएगा।
कि आपका जो विषय के बारे में आपको जितना नॉलेज है, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप जितना ज्यादा जानोगे उतना आपको समझ में आएगा, उतनी नई चीजें आपको डेवलप कर पाओगे। अफेक्टिव डोमेन का मतलब क्या है गाइस, आप इमोशनली कितने मैच्योर हो, इमोशनली यानी भावात्मक स्तर पे कितने मजबूत हो, कितने सहज हो, स्ट्रांग हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब क्या है गाइस, कि आप किस चीज को अच्छा और किस चीज को बुरा मानते हो, यानी आपके लिए अच्छा और बुरा में क्या फर्क है, आपके लिए कौन सी चीजें बेहतर है और कौन सी चीज अच्छी नहीं है। तो वो आपका अफेक्टिव डोमेन, आप किसको कंसिडर करते हो किसको नहीं। तो सभी की मान्यताएं अलग होती है ना, सभी का बिलीफ सिस्टम अलग होता है, एटीट्यूड अलग होता है, नजरिया अलग होता है, किसी का नजरिया कुछ है, किसी का कुछ है ना। रावण और विभीषण दोनों भाई थे, लेकिन दोनों का नजरिया अलग था, एक जैसा तो नहीं था ना। तो एटीट्यूड जो है वो वेरी करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक जैसा एटीट्यूड, एक जैसा इमोशन, एक जैसी वैल्यू सबकी नहीं होगी, सभी की अलग होगी। और ऐसे ही साइकोमोटर डोमेन। तो इस प्रकार से गाइस बेंजामिन ब्लूम ने बताया कि भाई इन तीनों डोमेन पे हमें फोकस करना चाहिए। यानी नॉलेज तो ठीक है, हम लोग नॉलेज पे तो काम करते ही है कि भाई स्टूडेंट्स को कितना नॉलेज हो जाए, उसको कितना ज्ञान हो जाए, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर हो जाए, उसकी परिपक्वता। लेकिन उसके साथ ही साथ गाइस हमें उसका भावात्मक पक्ष, यानी उसका इमोशनल जो हमारा डोमेन है ना, उसके वैल्यूज को भी बेहतर करने हैं, उसका सोच, उसके नजरिए, उसके समझ, वो भी बेहतर करना है। और साथ के साथ हमारा जो मनोक्रियात्मक पक्ष है ना, मनोक्रियात्मक पक्ष यानी काम करने का तरीका, कि आप हर काम को कितने परफेक्शन के साथ करते हो। कोई होता है जो बस कर देता है, भाई काम है चलो कर देते हैं। एक होता है नहीं, कोई भी काम को परफेक्शन के साथ करना। तो ये है साइकोमोटर, कि आपके माइंड में ये फिक्स है कि मुझे जो काम करना है कैसे करना है, परफेक्शन के साथ, उत्कृष्टता, अच्छे से करना है, कंप्लीट करना है, तभी यहाँ से हटना है। तो वो हो गया साइकोमोटर। तो इस तरीके से गाइज हमें चीजों को ध्यान में रखना होता है ना। अब गाइज एक एक करके जैसे इन्होंने सारे जितने जो डोमेन्स हैं हमारे, चाहे वो कोग्निटिव डोमेन हो या अफेक्टिव, इसको भी गाइज अलग अलग लेवल में बांटा है। जैसे हमारा मान लीजिए कि संज्ञानात्मक पक्ष है, कोग्निटिव डोमेन, तो उसको इन्होंने करीब 6 भागों में बांटा है कि संज्ञानात्मक पक्ष को हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। यानी स्टूडेंट का जो नॉलेज है, स्टूडेंट की जो, उसको हम लोग कैसे अटेन, कैसे अचीव, प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने सबसे पहला बताया रिमेम्बरिंग। यानी गाइस सबसे पहला स्टेज क्या होता है, सबसे पहला स्टेज होता है रिमेम्बरिंग, यानी स्मरण। कोई भी चीज क्या होता है, आपको पहले मान लो कि मैंने आपको बताया कि भाई ये वॉच है, मान लो मैंने दिखाया, मैंने कहा ये घड़ी है ना। अब आपके माइंड में आ गया कि भैया घड़ी ऐसा ही दिखता है। इसके बाद मैं आपको घड़ी के कंपोनेंट्स, घड़ी का एप्लीकेशन, घड़ी के बारे में और बातें बताऊंगा, भाई घड़ी का क्या यूज है, इसकी क्या हिस्ट्री है ना। तो सबसे पहले क्या है रिमेम्बरिंग, कि हम स्टूडेंट को क्या कराते हैं, पहले उसकी स्मृति में ज्यादा से ज्यादा चीजों को डालते हैं, उसके उसके मेमोरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों को डालते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग। पहले रिमेम्बरिंग हुआ, फिर अंडरस्टैंडिंग माने समझना, कि आपने पहले चीजों को देखा, अपने माइंड में मेमोरी में रखा, फिर उसको समझा कि वो क्या है, तब जाके आप उसको क्या करते हो, अप्लाई करते हो। यानी कि उसको सामाजिक सिचुएशन में, परिस्थिति में आप उसको क्या करते हो, अप्लाई करते हो। तब जाके आप क्या करते हो, एनालिसिस, यानी आपने जो समझा उसको अलग अलग और अलग अलग तरह से उसको ऐड ऑन करते हो, कि भाई आपके पास जो नॉलेज है उसके क्या यूज हो सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, अलग अलग स्थिति परिस्थिति में। तब आपका इवेल्युएशन और देन क्रिएशन। तो ये टोटल गाइज हमारे पास 6 स्टेज हैं। टोटल हमारे पास कितने स्टेज हैं, 6 स्टेज हैं, जिसमें पहला हमारा अंडरस्टैंडिंग आता है। ठीक है, पहला हमारा रिमेम्बरिंग यानी स्मृति, फिर अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, फिर हमारा एप्लीकेशन, हम चीजों को अप्लाई करते हैं, फिर एनालिसिस यानी विश्लेषण करते हैं, तब जाके इवेल्युएट यानी मूल्यांकन करते हैं, और अंत में क्रिएट करना। यानी जितना आपने पढ़ा, मान लो कोई चीज आप पढ़ रहे हो, कोई चीज आप सीख रहे हो, तो उसके बाद नया कुछ क्रिएट करो। ये लास्ट स्टेज है कि आपने कुछ नया क्रिएट किया कि नहीं किया, है ना। तो क्रिएटिंग समथिंग न्यू, कुछ नया आइडिया, कुछ नया अप्रोच, कुछ नए इंसाइट्स, कुछ नया डेवलप किया, तो दैट इज क्रिएटिंग। तो ये कॉग्निटिव डोमेन है कि आप जब आप पूरा पढ़ते हो, आपका पूरा लर्निंग कंप्लीट होता है, तो लर्निंग कंप्लीट होने का मतलब है कि कुछ ना कुछ क्रिएट आपको करना है। चाहे कोई आइडिया क्रिएट करो, चाहे कोई नॉलेज क्रिएट करो, या कुछ भी, बट यू नीड टू क्रिएट समथिंग, सो दैट इज क्रिएटिंग। तो इस तरह से गाइस ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन को 6 भागों में बांटा है। ऐसे ही गाइस अफेक्टिव डोमेन की अगर हम बात करें, भावात्मक पक्ष, तो भावात्मक पक्ष को भी बेंजामिन ब्लूम ने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है, भावात्मक पक्ष, उसमें बेंजामिन ने क्या कहा कि पहले हमारा क्या होता है, रिसीविंग।
यानी किसी चीज को हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, है ना, फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। मान लो कि मैं क्लास में लेक्चर दे रहा हूं, तो आप लोग क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। या मान लीजिए कि आप मूवी देखते हो या सोसाइटी में जिन चीजों को आप रिसीव करते हो वही रिस्पॉन्ड करते हो। आपकी जैसी संगति होगी, जैसे लोगों के साथ आप उठोगे बैठोगे, जैसी बातें सुनोगे, उसी तरह से क्या हो जाएगा आपका रिस्पॉन्डिंग, मतलब उसी प्रकार से आप जवाब दोगे और ऐसी बात करोगे। तो अफेक्टिव डोमेन माने भावात्मक पक्ष, आपका एटीट्यूड, देखो आपका नजरिया कैसे बनता है। कहते हैं ना कि सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठने से हम भी सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। अगर आप सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठोगे तो आपको भी पता लग जाएगा भाई कि सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठोगे जो सारे फेलियर है अपने लाइफ में, तो आप भी वैसे ही होने लग जाओगे, आपका भी नजरिया वैसे ही पैसिमिस्टिक होने लग जाएगा, निराशावादी होने लग जाओगे कि यार कुछ भी नहीं है लाइफ में, पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे में गाइस आपका जो रिसीविंग है भावात्मक पक्ष के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिसीविंग की है। आप क्या रिसीव, दिन भर आप क्या सुन रहे हो, पूरे दिन सारे दिन आप किस माहौल में बैठ रहे हो, कैसे रह रहे हो, किस किस तरह के लोगों से बात कर रहे हो, वैसा ही आप क्या करोगे, धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करने लग जाओगे। और आगे चल के वही चीज को आप वैल्यू भी करते हो। वैल्यू माने आपके जीवन का वो बिलीफ, यानी एक मूल्य बन जाता है आपके जीवन में, वही बन जाता है भाई, ऐसा यही सही है, यही गलत है, ये जीवन का आपका एक सच्चाई बनने लग जाता है, जिसको एक कहते हैं ना बिलीफ सिस्टम, कि आपकी मान्यता, कि भाई आप ऐसा मानने लग जाते हो भाई यही सही है। और तब जाके वो ऑर्गेनाइजिंग, यानी जो हमारे बिलीफ सिस्टम है उसको हम लोग सिस्टम में ऑर्गेनाइज करते हैं, जो आपका, जिसको आप अपना थॉट प्रोसेस या आइडियोलॉजी, विचार कहते हो, विचारधारा, तो ऑर्गेनाइजिंग। और लास्ट में आपका होता है कैरेक्टराइजेशन यानी चारित्रीकरण। तो इट मीन जैसा आपने रिसीव किया, जैसे लोगों के साथ आप रहे, जैसी संगति आपकी रही, जैसा आपने रिसीव किया वैसा ही आप रिस्पॉन्ड करोगे, है ना, वैसा ही आप जो है वैल्यू करोगे, उन्हीं चीजों का मूल्य करोगे। और लास्ट में वैसा ही आपका चारित्रीकरण भी हो जाता है, यानी आप वैसे ही, आपका चरित्र, आपका जो कैरेक्टर है वो भी उसी तरह से रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। अब आपको बचपन से ही सिखाया गया है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आपने बचपन से ही उसको सीखा, उसको प्रैक्टिस किया, उसको वैल्यू किया, तो आपके लाइफ का वो पार्ट बन गया, आपकी आपके चरित्र में वो आ गया कि मुझे ईमानदारी जो है मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बेईमानी नहीं कर सकता, मैं ईमानदारी से ही काम करूंगा। तो इसको कहते हैं एटीट्यूड, है ना। या मान लीजिए कि लाइफ में आपका एक एटीट्यूड हो गया कि मुझे हार्डवर्क करना है, मुझे लाइफ में सक्सेस पाना है लेकिन हार्डवर्क करके, ठीक है, शॉर्टकट नहीं चाहिए मुझे। तो इस तरह से कई सारी चीजें होती है ना, जो हमारा नजरिया बनता है समय के साथ। एक दिन में हमारा एटीट्यूड डेवलप नहीं होता, हमारे लाइफ का जो एटीट्यूड है वो एक दिन में डेवलप नहीं होता, इट टेक्स टाइम। बट वो डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों की संगति में रह रहे हो। आप जिन लोगों के बीच रहोगे वैसे ही हो जाओगे, है ना। यही सच है कि आप मान लीजिए कि कलाकारों के बीच रहते हो, जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट, तो आप देखो आप भी वैसे होने लग जाओगे, है ना। आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों के बीच बैठते हो, स्टूडियस, तो आप भी देखना थोड़ा बहुत आपको खुद ब खुद बिना पढ़े भी नॉलेज होने लग जाएगा, उनकी बातों को बस सुन करके। तो ये होता है गाइस अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक पक्ष, कि आपका जो इमोशन है, आपका जो एटीट्यूड है, ये समय के साथ डेवलप होता है, ये एक दिन में नहीं होता, इट टेक्स टाइम। बट एक बार डेवलप हो गया तो वो आपके बिलीफ सिस्टम का पार्ट हो जाता है। ठीक है। ईगो और एटीट्यूड में बहुत डिफरेंस है। ईगो का मतलब है गाइस कि जो आपको बहुत चीजों से रोकता है, एटीट्यूड तो आपका नजरिया है। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं बहुत ईगोइस्टिक हूं, ईगोइस्टिक का मतलब क्या है कि मैं किसी से मदद नहीं मांग सकता, मुझे किसी से कुछ बोलने में बड़ा ऑकवर्ड फील होता है, ये आपका ईगो है, आपका एक तरह से अभिमान, जिसको आप कहते हो ना, मेरा अभिमान है कि भाई मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगी, या मैं किसी से बेग नहीं करूंगा, किसी से मैं मांगने नहीं जाऊंगा, मेरे पास होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही रह लूंगी, बट मैं मांगूंगी नहीं। इसको ईगो कहते हैं, ये आपका अभिमान है कि मैं झुक नहीं सकती किसी के आगे, भले ही उससे आपका फायदा ही क्यों ना हो, आप नहीं झुक सकते। एटीट्यूड इज समथिंग, एटीट्यूड तो आपका क्या है, दैट इज नजरिया, कि आपका लाइफ जो है वो किस तरह, आप कितने पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, तो वो एक एटीट्यूड होता है कि आप अपने लाइफ को लेकर के कितने पेसिमिस्टिक हो कि ऑप्टिमिस्टिक हो, है ना। तो वो आपका एटीट्यूड है, नजरिया, कि आपको लगता है कि यार मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, मेरे जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। किसी को ऐसा लगता है कि यार मेरे जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म हो गया, बस लाइफ कट रही है, कैसे भी करके जी रहे हैं, समय काट रहे हैं, ये एक एटीट्यूड है।
और एक एटीट्यूड वो है कि भाई अभी तो बहुत कुछ पाना है, अभी तो तहलका मचाना है, धूम मचाना है। ये एक एटीट्यूड है लाइफ को लेकर के। आप कितने पैसिमिस्टिक हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, एटीट्यूड है, नजरिया। जीवन को आप कैसे देखते हो, किसी प्रॉब्लम को आप एज अ प्रॉब्लम या फिर उस प्रॉब्लम में कई तरह के सॉल्यूशन देखते हो। जैसे हम कहते हैं ना, विपदा में भी अवसर। कोई भी विपदा आती है या आपदा या कोई मान लो कि पेंडेमिक, उसमें भी आप अपॉर्चुनिटी देखते हो या फिर ऐसा सोचते हो कि यार अब दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ, अब मुझे नहीं पता क्या होगा, अब तो डेथ इज द रियलिटी। ये एटीट्यूड है। ईगो क्या है गाइस? ईगो आपका अभिमान है, एक तरह से अभिमान, घमंड जो आपको रोकता है। तो दिस इज द डिफरेंस। सेल्फ रिस्पेक्ट अलग है यार, सेल्फ रिस्पेक्ट इज डिफरेंट। सारे टर्म्स का अपना अलग एक आइडेंटिटी है, अपना एक मीनिंग है, सभी अपने आप में डिफरेंट है। सेल्फ रिस्पेक्ट फिर अलग चीज है ना, वो ईगो से थोड़ा डिफरेंट है। देन गाइज एक होता है हमारा साइकोमोटर डोमेन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइकोमोटर डोमेन का मतलब क्या होता है गाइज? मनोक्रियात्मक पक्ष। साइकोमोटर डोमेन का मतलब क्या होता है? मनोक्रियात्मक पक्ष। यानी गाइज आप मन से और तन से कैसे काम करते हो, यानी आपके काम करने का तरीका, वही आपको आगे बढ़ाता है ना। हम सभी लोग तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सब लोग कहाँ आगे बढ़ पाते हैं? मेहनत कौन नहीं करता है? मेहनत तो रिक्शा चलाने वाला सबसे ज्यादा करता है, मजदूर सबसे ज्यादा करता है। हम लोग कहते हैं ना कि सक्सेस पाना है मेहनत करो, तो मजदूर से ज्यादा मेहनत कोई करता है इस धरती पे? मजदूर 10-10 घंटे काम करता है खेत में जाके, पता नहीं क्या क्या करता है, पत्थर तोड़ता है। उतना मेहनत हम और आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कहना तो गलत है ना कि मेहनत करने से ही आपको तो काम कर, इसी को कहते हैं साइकोमोटर डोमेन। यानी मेहनत करना है लेकिन विद डायरेक्शन। अगर आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपके लाइफ में दिशा है, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो, हार्डवर्क के साथ डायरेक्शन को ऐड कर दोगे ना, तो डेट इज इक्वल टू सक्सेस। पर अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन माइनस है, तो क्या है? फिर आप लेबर हो जाओगे। क्योंकि जो लेबर होता है गाइस उस, है ना, अगर मान लो आपको दिल्ली जाना है, ट्रेन में बैठ के ही दिल्ली जाते हैं, तो क्या किसी भी ट्रेन में बैठोगे दिल्ली पहुंच जाओगे, या उसके लिए दिल्ली वाली ट्रेन में ही बैठना पड़ेगा? या आपको मान लीजिए जम्मू जम्मू जाना है, कश्मीर जाना है, तो ट्रेन से, हवाई जहाज से हमें पता है कि हम पहुंच जाएंगे, बट क्या किसी भी हवाई जहाज में बैठने से नहीं पहुंचेंगे? उसके लिए जिसमें जो जो ट्रेन कश्मीर जाती है उसी ट्रेन में बैठने से पहुंचोगे, किसी और ट्रेन में बैठने से नहीं पहुंचोगे। तो ये है साइकोमोटर। यानी गाइस आपका काम करने का, यानी आप कैसे काम करते हो, आप कितने स्मार्टली किसी काम को करते हो, उसको फिनिश करते हो टाइम के साथ, प्रॉमिसिंग एफर्ट्स लगाते हो कि नहीं लगाते हो। तो इसको भी बेंजामिन ब्लूम ने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे पहला है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या है गाइस? कि आपका एक परसेप्शन माने आपकी एक समझ, कि किस तरह से आप चीजों को समझते हो। जो भी मान लीजिए कि नॉन वर्बल क्यूज हैं या जो आपके सेंसेस हैं, आपका जो मान लो सेंस है ना, आई ईयर नोज स्किन टंग, तो उसको कैसे आप समझते हो, और समझ करके फिर आप क्या करते हो? एक्ट करते हो, माने उस पर काम करते हो। ठीक है। फिर उसके बाद गाइडेड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, है ना, कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स, एडेप्टेशन और ओरिजिनेशन। तो इस प्रकार से ये भी 6 पार्ट में बेंजामिन ब्लूम ने डिवाइड किया है। कि आपको कोई भी मान लो कि स्किल है, सपोज करो कि कोई नया स्किल आपको सीखना है, कोई भी ऐसा स्किल जो आपको नहीं आता, बिल्कुल नए तरीके से आप उस स्किल को सीख रहे हो, तो सबसे पहले क्या करना होगा? आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, भाई ये क्या है। मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++, जावा, या कोई मान लो AI से रिलेटेड कोई टूल है, AI टूल है। अब आपको उसको सीखना है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो पहले आप क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो, भाई ये क्या है। उसके बाद आप उसमें क्या है, थोड़ा गाइडेंस आपको चाहिए होता है, कोई आपको बताए, मेंटोरशिप दे। उसके बाद आप उसके पूरे मैकेनिज्म को सीखते हो, कैसे काम करना है, प्रोसेस सीखते हो, तब जाके आप रिस्पॉन्ड करते हो, तब खुद से करने की कोशिश करते हो, है ना। और लास्ट में जाके क्या होता है? ओरिजिनेशन, कि आप उसमें परफेक्ट होके और फिर अपने कुछ अपना नया तरीका उसमें लगाते हो, कि इसी प्रॉब्लम को मैं अपने तरीके से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ या सकती हूँ। दैट इज ओरिजिनेशन। तो ये साइकोमोटर डोमेन है। ठीक है। तो इसी तरह से गाइस हमें क्या करना है? स्टूडेंट्स को भी तैयार करना है। हमें स्टूडेंट्स को भी क्या करना है? इसी प्रकार से तैयार करना है, चाहे वो हमारा कोग्निटिव डोमेन हो या हमारा अफेक्टिव डोमेन हो या साइकोमोटर डोमेन हो। इन तीनों में हमें क्या करना होता है? ध्यान देना होता है। संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और
मनोक्रियात्मक पक्ष, इन तीनों पक्षों में हमें बराबर ध्यान देने की आवश्यकता होती है ताकि स्टूडेंट का जो है सर्वांगीण विकास हो सके, ऑल इंक्लूसिव जो है डेवलपमेंट उनका हो सके। इसके इंपॉर्टेंस की भी अगर हम बात करें तो अगर इसके महत्व की बात करें तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को बहुत लाभ होता है ना, और इवैल्यूएशन भी इजी होता है, मूल्यांकन आप इजीली कर पाते हो, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, इजी टू डिफिकल्ट। तो पूरा एक मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास पूरा एक प्लान होता है। अगर आप बेंजामिन ब्लूम की टेक्सोनॉमी को फॉलो करोगे तो पूरी एक योजना आपके पास होती है कि आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे आपको स्टूडेंट को तैयार करना है इन अ बेटर वे, इन अ बेस्ट मैनर, है ना। तो ब्लूम ने पूरा एक अपना वर्गीकरण हमें दे दिया, अपना पूरा एक लेआउट, एक पूरा हमें अपना एक आइडिया दे दिया कि भाई इसको फॉलो करो और आप जो है काम कर सकते हो, ठीक है। अब गाइस हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, यानी गुणों की बात करते हैं कि भाई क्या गुण है, चाहे वो एडोलेसेंट हो या एडल्ट हो, यानी बालिग और नाबालिग, तो दोनों के गुणों में अंतर है। एक होता है बालिग और एक होता है नाबालिग। एक है गाइस आपका बिलो 18 और एक है आपका एबव 18। तो बिलो 18 और एबव 18 दो अलग अलग, दो कैटेगरी में हम स्टूडेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया बिलो 18 यानी नाबालिग एडोलेसेंट, और एक हो गया 18 प्लस यानी बालिग, जिसमें हम सभी लोग आते हैं। तो गाइज अगर कोई नाबालिग है, मान लो बच्चा नाबालिग है, तो उसका जो गुण है वो अलग होगा एडल्ट के मुकाबले। कैसे अलग होगा उसको देखिए। अगर मान लीजिए कोई नाबालिग है यानी बिलो 18 है, तो उसमें क्या है गाइज, अलग अलग गुण होंगे। जैसे एक, वो फिजिकल डेवलपमेंट को लेकर के बड़ा चिंतित रहेगा। जब हम लोग भी, आप याद करिए, हम लोग भी जब 18 से बिलो थे, 18 से कम, तो फिजिकल माने शारीरिक विकास, हाइट नहीं बढ़ रही है, फेस पे पिंपल हो रहे हैं, चेहरा में ग्लो नहीं आ रहा, और भी कई तरह की बातें, क्योंकि छोटे एज में मेहनत ज्यादा होता है, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ट्यूशंस जाना, कोचिंग जाना, पढ़ाई का प्रेशर भी बहुत होता है स्कूल लेवल पे। तो कई बार हम लोग अपने हाइट नहीं बढ़ रहा, फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं, चेहरे पे ग्लो नहीं आ रहा, स्किन हमारा अच्छा नहीं है, बहुत तरह की बातें। तो इसको लेकर के बहुत हम लोग ओवर थिंक करते हैं 18 से बिलो में। ऐसे ही गाइज हाइट को लेके, वजन किसी का बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत कम है, उसको लेकर के सोचना, कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसको लेकर के चिंतित होना, है ना, वॉइस चेंज, बॉडी, हेयर, तो ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर फिजिकल शारीरिक विकास की बात करें तो 18 से बिलो वाले जो है उनमें इस तरह के चेंजेस होते हैं जिसको लेकर के बच्चे काफी चिंतित होते हैं, मतलब सोचते हैं भाई ये क्या हो रहा है, वो उसको अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, है ना। अगर हम संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो छोटे जो बच्चे हैं 18 से बिलो वाले, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, एक बार जो पढ़ लिया लंबे समय तक याद हो जाएगा। उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है, उनकी रीजनिंग अच्छी होती है, सोचने की क्षमता, है ना, सोचने की क्षमता अच्छी होती है, क्यूरियोसिटी बहुत होती है कि भाई नए चीजों को जाने, नया क्या चल रहा है दुनिया में, ट्रेंड में क्या, फैशन में क्या नया है, तो ऐसी क्यूरियोसिटी उनमें होती है। अगर गाइज हम उनके इमोशनल लेवल की बात करें यानी कि भावात्मक, तो इमोशनली वो लोग क्या होते हैं, मूड स्विंग बहुत जल्दी करते हैं। जो छोटे बच्चे नाबालिग हैं उनका मूड स्विंग बहुत जल्दी होता है, अभी खुश हैं अभी तुरंत हाइपर हो सकते हैं, कुछ ऐसी तो ऐसा होता है, मूड स्विंग बहुत फास्ट होता है। सर्च फॉर आइडेंटिटी, उनको लगता है हु एम आई, हमें लोग जाने, लोकप्रियता, हमें कोई पहचान नहीं रहा, तो उसको लेकर के काफी सोच होती है। आजाद रहना चाहते हैं जो 18 से बिलो वाले ना, वो क्या है, वो चाहते हैं भाई मुझे रोक टोक मत करो, मुझे रोक टोक मत करो, है ना। और अगर हम सामाजिक विकास की बात करें गाइस, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास में तो पहला है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर, यानी नाबालिग बच्चों में क्या है, अपने दोस्तों, जो आपका पीयर ग्रुप है उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। जो पीयर्स हैं, जो आपके सहसाथी हैं जो क्लास वगैरह में, उनके किसी के पास बाइक है तो आपको भी बाइक चाहिए, किसी के पास स्कूटी है तो आपको भी, तो काफी एक इन्फ्लुएंस होता है पीयर ग्रुप का। आप अपने दोस्तों के पास जो है वो आपको भी चाहिए, ऐसा आपका मन होता है, भाव होता है। एक ओपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन डेवलप होना, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय ऐसा करके, है ना। पेरेंट्स और टीचर के साथ कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाना कि भाई आपको ज्यादा पता है क्या, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, मैं जो कह रही हूँ वही सही है, ऐसा होता है। तो पेरेंट्स और टीचर के साथ कई बार कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी रहती है, क्योंकि आपको लगता है आप जो सोच रहे हो वही सही है, तो ऐसा हो जाता है। अगर हम मोरली भी बात करें गाइस,
यानी नैतिक स्तर पे, तो नैतिक स्तर पे भी कई सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं एडोलेसेंट में। जैसे स्टार्ट क्वेश्चनिंग राइट एंड रॉन्ग। जब आप मान लीजिए नाबालिग अवस्था में आते हो तो सही और गलत को लेकर के आप कि भाई ये सही है ये गलत है, आप अपने सही गलत का आपका एक मायना हो जाता है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ये सही है ये गलत है। कई सारे पारंपरिक मूल्यों को चैलेंज करना, है ना, तो इस तरह की चीजें आ जाती हैं। बट जैसे ही गाइस आप एडल्टहुड की तरफ आते हो, यानी जैसे ही आप बालिग होते हो, तो बालिग होने पे भी गाइस कई तरह के बदलाव होते हैं। जैसे शारीरिक बदलाव की अगर हम बात करें तो 18 के बाद क्या होता है, हमारा जो शारीरिक जो बदलाव होना होता है वो हो चुका होता है। यानी 19 ईयर्स तक जो हाइट वगैरह जो बढ़नी होती है वो बढ़ चुकी होती है, उसके बाद शायद ही बढ़ती है, बहुत कम बढ़ती है। 19 के बाद उतनी हाइट वगैरह नहीं बढ़ती। तो फिजिकल ग्रोथ हमारा ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुका होता है एडल्ट एज में। दूसरा गाइस, हम लोग फिजिकली थोड़े स्ट्रेंथ हमारे में आ जाता है, थोड़ी ताकत आ जाती है, ठीक है। और हेल्थ को लेकर के, लाइफ स्टाइल को लेकर के हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहे, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो थिंकिंग है वो मैच्योर हो जाता है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉलेज अप्लाइंग, हमारा आउटलुक थोड़ा रियलिस्टिक हो जाता है, दुनिया को लेकर के जो भी रियल चीजें हैं उसको उसके बारे में बात करना, ठीक है। भावात्मक पक्ष की अगर हम बात करें तो हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ता है, इमोशनली हम लोग थोड़े स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं भावात्मक स्तर पे। और अगर सामाजिक स्तर पे बात करें गाइस तो उत्तरदायित्व तो लेना, यानी जब आप एडल्ट होते हो तो आप उत्तरदायित्व तो लेने लग जाते हो, चाहे अपने परिवार का हो या अपने समाज का हो। आपको लगता है मैं जॉब करूं, मैं पैसा कमाऊं ताकि मैं अपने फैमिली को देख पाऊं, सोसाइटी को सपोर्ट, तो बहुत तरह की चीजें, मतलब आप पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे और अब आप लेना चाहते हो अपने फैमिली का, अपने फ्रेंड का या सोसाइटी का, ठीक है। रिलेशनशिप यानी कि संबंध स्थापित करना, या फिर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के लिए कंसर्न दिखाना, तो ये बहुत चीजें बदलती हैं। जैसे जैसे आप मान लीजिए कि एडल्ट स्टेज में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। आप पहले जब आप एडोलेसेंट एज में थे तो आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहना चाहते थे, हर चीज के लिए पेरेंट्स को पॉइंट आउट करते थे, उनसे डिमांड कर। अब क्या है, एडल्ट होने के बाद आप चाहते हो यार खुद से करें, किसी से मांगना ना पड़े, हम खुद जो है इंडिपेंडेंट हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, ताकि जो भी हमारा नीड है, रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उसको हम क्या करें, फुलफिल कर पाए। तो इस तरह की चीजें क्या है, समय के साथ हमारे में डेवलप होने लग जाती है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है, एक बाइफर्केशन है, ये एक अंतर है। बालिग और नाबालिग स्टेज में जब हम रहते हैं तो ऐसी हमारी सोच, ऐसी मानसिकता होती है, बदलती है, समय के साथ बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। अब गाइस, जैसे बेंजामिन ब्लूम ने हमें बताया कि भाई शिक्षा के उद्देश्यों को कैसे पूरा करना है, इन द सेम वे हमारे पास गैगने, तो गाइस रॉबर्ट गैगने नाम के एक साइकोलॉजिस्ट हुए अमेरिका के, इन्होंने भी बताया कि हम एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा कर सकते हैं, जो हमारा शिक्षण का उद्देश्य है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं या पा सकते हैं, कैसे हम स्टूडेंट टीचर के रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं, लर्निंग और टीचिंग लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। तो उसको लेकर के गैगने ने भी, इसलिए उसको हम कहते हैं गैगने क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग, यानी गैगने की दृष्टि में लर्निंग कैसा होना चाहिए, कैसे हम लोग सिखा सकते हैं। तो इन्होंने भी गाइस आइडेंटिफाई किया, है ना, जैसे टाइप ऑफ लर्निंग, सिंगुलर लर्निंग। तो सबसे पहला गाइस इन्होंने दिया जो कई तरह के टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में इन्होंने बात की, तो पहला इन्होंने दिया सिग्नल लर्निंग, ठीक है। सिग्नल लर्निंग में क्या है गाइस कि पहले हम लोग, जैसे मान लो बहुत छोटा बच्चा है, तो हम लोग क्या करते हैं, बचपन में उसको सिग्नल देते हैं। जैसे मान लो कि छोटे क्लास में बेल रिंग होता है तो क्लास चले गए, फिर बेल रिंग हुआ, छुट्टी हुई, बाहर आ गए, है ना। या बच्चों को मान लिया भूख लगी तो फिर वो उसको बताते हैं भाई कि भूख लगी तो आपको खाना मांगना है, तो इसको कहते हैं सिग्नल लर्निंग। या रेड लाइट है तो हम, है ना, रेड लाइट रुक गए, ग्रीन लाइट चले गए, तो सिग्नल लर्निंग। कई सारे ऐसे सिग्नल्स हैं जो हम समय के साथ सीखते हैं कि भाई किस सिग्नल का क्या मतलब है। जो मॉर्निंग में स्कूल का बेल है उसका मतलब है कि आपको क्लास के अंदर जाना है, और जो शाम में स्कूल का बेल बजता है उसका मतलब क्या है कि भाई अब आपको क्लास के बाहर, यानी छुट्टी। तो बेल एक ही है बट उसका मीनिंग अलग है। अगर बेल सुबह में बज रहा है इसका मतलब यू नीड टू गो इनसाइड द क्लास, और अगर इवनिंग में बेल बज रहा है इसका मतलब यू नीड टू गो टू होम। तो बेल तो एक ही है ना, बेल तो चेंज नहीं है, बट टाइम के अकॉर्डिंग बेल का मतलब बदल गया, बदला कि नहीं बदला। तो दिस इज कॉल्ड सिग्नल लर्निंग।
दिस इज कॉल्ड सिग्नल लर्निंग। तो इस तरह से हम लोग सिग्नल, समय के साथ हम लोग, कई सारे सोसाइटी के सिग्नल्स हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, कई सारे सोसाइटी के टैबूज हैं, सिग्नल्स हैं, जिसको हम समय के साथ समझते हैं कि भाई इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। फैमिली हमें कई सारे सिग्नल सिखाती है, सोसाइटी में हम कई चीजों को सीखते हैं, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बिहेव करना है, वो भी सिग्नल है। दूसरा है गाइस स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि भाई आपको एक स्टिमुलस है ना, इट मीन्स कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको खुद ब खुद जैसे दिमाग में आता है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने गुलाब जामुन देखा तो आपको मन किया खाने का। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपने देखा और आपको मन करेगा कि मैं ये करूं। जैसे गुलाब जामुन देखा तो तुरंत आपको ब्रेन में मैसेज जाता है कि यार मुझे खाना चाहिए, माउथ वाटरिंग होने लग जाता है, मुंह में पानी आ जाता है। इसको कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स। कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे मच्छर बैठा, सपोज करो यहाँ मच्छर बैठा, मुझे नहीं पता, लेकिन अचानक से मुझे लगेगा कि मैं इस मच्छर को यहाँ से हटाऊं। इसको कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स। इसका मतलब कि जो आपके कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नेचुरली हमें फील होती है और हम उसको करते हैं, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ठीक है। तीसरा होता है गाइस चेनिंग। चेनिंग का मतलब क्या है कि भाई जैसे लर्निंग टू राइड अ बाइसाइकिल, कोई चीज ऐसा होता है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होता है। अब मान लीजिए कि आपको साइकिलिंग सीखना है, तो साइकिलिंग का एक प्रोसेस है, पहले पैडल, फिर बैलेंस, फिर स्टीयरिंग, धीरे धीरे सीखते हो ना। अब कार चलाना सीखना है तो कार में बहुत चीजें, पहले बैलेंस भी करना होगा, फिर उसके बाद कैसे आगे बढ़ाना है गाड़ी, गियर कहाँ पे है, ब्रेक कहाँ है, एक्सेलरेटर कहाँ है, फिर आपको एक स्टीयरिंग पे भी कंट्रोल। तो पार्ट पार्ट में आप सीखते हो, एक दिन में नहीं होता। छोटे छोटे पार्ट को सीखते सीखते फिर पूरे कार को सीखते हो चलाना, या साइकिल सीखते हो। तो दैट इज कॉल्ड चेनिंग। कि एक पार्ट फिर दूसरा फिर तीसरा करते करते पूरा सिस्टम समझ जाते हो भाई करना कैसे। फिर वर्बल एसोसिएशन है। ठीक है, यानी किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करना, बोलते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो उसमें फिर मास्टरी हो जाती है ना। और डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, यानी अलग अलग कंडीशंस के बीच डिफ्रेंशिएट करना। तो इस तरह से गाइस हम लोग जो है, गैगने ने बताया कि हम लोग किस प्रकार से टीचिंग लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, यानी सिग्नल से लेकर के और फिर कंडीशनिंग से लेकर के और फिर पूरा स्टिमुलस तक, कि आप किस तरह से स्टूडेंट को मतलब ट्रेंड कर सकते हो कि वो बेहतर, मतलब उसका लर्निंग हो, अधिगम उसका बेहतर हो, अच्छा हो, और वो अच्छा कर सके। ठीक है। इसके बाद गाइस टीचिंग के कई सारे मेथड्स बताए गए हैं, यानी शिक्षण की कई सारी विधि हैं। एक होता है लेक्चर मेथड, बहुत सिंपल है, आप सब लोग जानते हो लेक्चर का मतलब, जैसे अभी चल रहा है व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान में क्या होता है, टीचर टॉक, शिक्षक आते हैं और कुछ ना कुछ बताते हैं, लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं, व्याख्यान करते हैं, और स्टूडेंट सुनता है उनकी बात। हायर एजुकेशन में ये बहुत कॉमन है, जहां हम और आप हैं। कॉलेज लेवल पे दिस इज वेरी कॉमन। क्लासरूम होता है, सैकड़ों हजारों बच्चे हो सकते हैं, 50, 100, 1000, और आप अपने टीचर को सुनते हो। ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है कि भैया समय बचता है, कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ा सकता हूँ आपको लेक्चर के थ्रू। ठीक है। बट लिमिटेशन भी है, लेक्चर में क्या है, इंटरेक्शन कम होता है, स्टूडेंट कई बार पैसिव हो जाता है, स्टूडेंट को लगता है यार मुझे तो बस सुनना है, कुछ बोलना तो है नहीं, तो पैसिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ये इसका लिमिटेशन है। बट फायदा भी है, कम समय में ज्यादा चीजें आप सुन सकते हो। ठीक है। एक होता है गाइस डिस्कशन मेथड, यानी डिस्कशन मतलब चर्चा, विमर्श। इसमें क्या है गाइस, टीचर और स्टूडेंट दोनों क्या करता है, एक टॉपिक दे दिया, चलो चर्चा करते हैं, कुछ मैं बोलूंगा, कुछ आपको बोलना है, पढ़ाएगा कोई नहीं, चर्चा करना है। मैंने मान लो कुछ बोला, अब आप बोलो, फिर कोई तीसरा बोलेगा, सब लोग मिलकर के 1 घंटे चलो डिस्कस करते हैं, नई नई बातें बताओ। जैसे मान लीजिए एनईपी 2020 एक टॉपिक मैंने दे दिया, मैंने कहा कि इसको पढ़ो और चलो इस पे चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं। तो 50 लोग हैं, 50 बातें बताएंगे, हो गया नॉलेज, सभी को आ गया, कॉन्फिडेंस भी आ गया। तो डिस्कशन मेथड, खास करके जो टॉपिक डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, उसमें हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है। इसका भी एडवांटेज होता है, पार्टिसिपेशन होता है, सभी लोग अपनी सहभागिता करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा होता है गाइस डेमोन्स्ट्रेशन, यानी चीजों को दिखाना। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जिसको गाइस, जैसे साइंस में, अब साइंस में क्या है गाइस, पढ़ाने से ज्यादा दिखाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करके, एक्सपेरिमेंट, लेबोरेटरी, वहां पढ़ाने के साथ साथ आपको दिखाना पड़ेगा भैया ये कैसे हो रहा है, ये प्रोसेस, फेनोमिनन कैसे हो रहा है, तो वहां पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन।
वहां पे फिर सिर्फ लेक्चर से काम नहीं चलेगा, वहां पे तो आपको लेबोरेटरी में जाके दिखाना पड़ेगा, उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, खास करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे विषय में। वहां पे बस लेक्चर से काम नहीं चलेगा। एक होता है गाइस प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट विधि। इसमें क्या है, इसमें क्या है गाइस, स्टूडेंट को आप फ्री छोड़ दो, उसको एक प्रॉब्लम दे दो और उसको कहो भैया अब आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ के लाओ, पूरा असाइनमेंट प्रोजेक्ट बना के लाओ, तो दैट इज ऑल प्रोजेक्ट मेथड। इसमें स्टूडेंट क्या होता है, बिल्कुल फ्री हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है कि भाई उसके पास एक क्वेश्चन है, उसका आंसर उसको खुद से ढूंढ के लाना है। तो वो खुद से मेहनत करता है, अपना एक ग्रुप बनाता है, 2 4 5 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट्स का, और उस प्रॉब्लम को जो है एक्सप्लोर करता है, उसका आंसर ढूंढता है कि भाई उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही गाइस एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसमें टीचर जो है वो प्रॉब्लम देता है और स्टूडेंट उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। मैथमेटिक्स में ये बड़ा प्रासंगिक है, रिसर्च में, है ना, इसमें भी आपका लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होता है। ठीक है, और एक होता है गाइस ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब क्या है, डिस्कवरी। इसका मतलब है गाइस ट्रायल एंड एरर, गलती करके सीखना। कई बार होता है ना कि हम लोग कई बार गलती करके सीखते हैं, मैंने प्रयास किया नहीं हुआ, फिर दूसरी बार किया, तीसरी बार, 10 बार किया, एक बार हो गया, तो सीख गए। मान लो साइकिल चलाना, आप में से हम लोग जब बचपन में साइकिल सीखते हैं, एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार प्रयास करते हैं, एक बार आ जाता है, फिर आगे कॉन्फिडेंस चलाने लग जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, ट्रायल एंड एरर। एक समस्या का समाधान जरूरी है एक ही बार में मिल जाए, एक समस्या है उसको समाधान 10 बार 15 बार अलग अलग तरीके से करो, कोई तरीका तो सक्सेसफुल होगा। तो जो तरीका लग गया उसी को फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ट्रायल एंड एरर, गलती से सीखना, प्रयास करो, बार बार प्रयास करो, कोई ना कोई एक प्रयास क्लिक कर जाएगा, वही हो गया आंसर आपका। तो ये भी आपका साइंस में अनुसंधान शोध वगैरह में इसका काफी यूज है, टाइम लगता है लेकिन अच्छा रिजल्ट आता है। ह्यूरिस्टिक मेथड, जहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल करके सीखना, गलती होगी फिर भी उसको रिपीट करो, नया तरीका अडॉप्ट करो, आंसर आपको मिलेगा आज ना कल। एक होता है गाइस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे आप छोटे छोटे स्टेप से बड़े स्टेप की तरफ बढ़ते हो। जैसे मान लो कि मुझे आपको कुछ डिफिकल्ट चीज सिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे चीजों को सिखाता सिखाता बड़े की तरफ लेके जाऊंगा। जैसे कंप्यूटर वगैरह होता है, अब आपको कोई सॉफ्टवेयर सिखाना है, एप्लीकेशन, तो एक बार में नहीं, पहले उसका बेसिक 0 से लेकर हीरो तक लेके जाऊंगा। पहले उसके बेसिक को बताऊंगा, फिर धीरे धीरे आपको उसके एडवांस वर्जन पे लेके जाऊंगा। तो उसको कहते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। खासकर कंप्यूटर वगैरह में ये काम आता है। स्टोरी टेलिंग आप सबको पता है, ये भारत में बड़ा लोकप्रिय है, कहानी के थ्रू पढ़ाना। मुझे कुछ आपको सिखाना है तो कहानी के थ्रू सिखा दिया, याद भी रहेगा लाइफ टाइम। तो ये हिस्ट्री, लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज में ज्यादा, पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा ये सुटेबल है। एक होता है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी माने कंपैरिजन। जैसे मुझे आपको टीचिंग पढ़ाना है, तो मैंने क्या किया, रिसर्च से कंपेयर किया, यानी कंपैरिजन करके, तुलना करके पढ़ाना, तुलनात्मक। ठीक है, जैसे लॉ में, लॉ वगैरह में देखते हो, किसी भी केस को प्रूव करना है तो हम कंपैरिजन करते हैं, भाई पहले ऐसा था अब ऐसा हुआ, अभी ऐसा हो रहा है लेकिन पहले ऐसा होता था। तो कंपैरिजन, केस स्टडी करना अभी के और पहले के सिचुएशन को, तो उससे भी अच्छा है। रोल प्ले मेथड, ये भी अच्छा है, रोल प्ले। खुद से गाइस आप उस रोल में आओ, टीचर बन के देखो कैसा लगता है ना। तो रोल प्ले, जो आपको सीखना है उसके रोल में आ जाओ, इमेजिन करो कि वो आप होते तो कैसा होता। तो रोल प्ले मेथड साइकोलॉजी वगैरह में ये काफी काम आता है ना। तो इस तरीके से गाइस कई सारे मेथड्स हैं। जैसे एक फ्लिप्ड क्लासरूम कई बार एग्जाम में आता है। फ्लिप्ड क्लासरूम इट मींस स्टूडेंट स्टडी कंटेंट एट होम एंड डू एक्टिविटी इन क्लास, यानी आप घर में पढ़िए, वीडियो वगैरह घर में देख के आओ और स्कूल आके फिर उसको परफॉर्म करो। तो फ्लिप्ड क्लासरूम, ये भी आजकल बहुत हो रहा है फ्लिप्ड, कि घर पे सारा स्टडी कर लो और फिर क्लास में आके उसको परफॉर्म करो, ये भी एक तरीका है। तो फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड उसको कहते हैं। हायर एजुकेशन में काफी ये काम आता है। बट इसमें जो आजकल तो यही हो रहा है ना, घर पे आपने यूट्यूब वगैरह से देख लिया, वीडियोस देख लिए और फिर स्कूल में आकर के क्लास में उसको परफॉर्म कर दिया। तो आजकल ये काफी प्रासंगिक है। तो ऐसे करके गाइस हम कह सकते हैं कि मतलब कि नाना प्रकार के लॉट मैनी मेथड्स आर देयर, एक मेथड नहीं है, 10 10 15 से ज्यादा मेथड्स हैं टीचिंग के, अलग अलग मेथड्स हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसको अडॉप्ट करते हो। आपको क्या लगता है कि भैया आपका जो क्लासरूम है, आपका जो स्टूडेंट है, आपका जो ऑडियंस है, उसके लिए क्या सुटेबल है। क्या उसके लिए लेक्चर मेथड सुटेबल है, या उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड सुटेबल है, या उसके लिए फ्लिप्ड क्लासरूम सुटेबल है, या प्रोजेक्ट मेथड सुटेबल है, या स्टोरी टेलिंग सुटेबल है,
या मान लीजिए आपका हिट एंड ट्रायल मेथड सुटेबल है, तो उस हिसाब से आपको लेक्चर जो है वो चलाना है, प्रोसीड उस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही गाइस। आज हमने बहुत सारी बातें कर ली, कल फिर मिलेंगे तो और आगे की बात करेंगे, कुछ नया हम लोग पढ़ेंगे। आज मैंने आपको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, गैगने क्लासिफिकेशन और फिर टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये सारा हमने कर लिया डिस्कस। तो कल के क्लास में फिर और हम आगे की बात करेंगे। आप में से किसी को कोई डाउट है तो फिर आप। फ्लिप क्लासरूम का मतलब जैसे मैम आजकल होता है ना, मान लो मैम कि कल मुझे आपको रिसर्च पढ़ाना है, तो आज मैंने आपको बोला कि मैम एक काम करिए, आज ना घर पे आप पढ़कर आना, कल जब हमारी क्लास होगी ना 10 बजे, उससे पहले क्या करना, आप थोड़ा पढ़ लेना, कल क्लास में मैं आपको क्वेश्चन आंसर करूंगा। तो दिस वाज फ्लिप्ड। इसका मतलब कि कुछ चीजें आप घर पे ऑलरेडी पढ़ लिए, वीडियो देख लिए, कंटेंट देख लिया, और फिर क्लास में आपने क्या किया, उस बेस पे फिर परफॉर्म किया या उस बेस पे क्वेश्चन आंसर किया। दैट इज व्हाट फ्लिप क्लासरूम, कि पहले घर पे कर लो, खुद से पढ़ लो, सेल्फ स्टडी कर लो, और उसके बेस पे फिर क्लास में आप परफॉर्म करते हो, प्रदर्शन करते हो। तो दैट इज फ्लिप्ड क्लासरूम। ठीक है, थैंक यू। चलिए ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे तो फिर और आगे की बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए और कल फिर मिलते हैं। ठीक है, गुड नाइट, बाय। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love